नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। तो विजय जी, सबसे पहले तो आर्थिक सर्वे के बारे में बताइए। आर्थिक सर्वे क्या बता रहा है? देश की सेहत कैसी है? और क्या वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री की कैप्टनशिप में कुछ चौके-छक्के लगाने की स्थिति में हैं? देखिए ओंकार जी, पिछले कई महीनों से इनफैक्ट रेगुलरली जब भी हम इकोनॉमी की चर्चा करते थे, कुछ मुद्दों को लगातार उठाते रहे थे और उम्मीद ये थी कि सरकार उस पे कहीं न कहीं फोकस करेगी। सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब तक आप किसी कमजोरी को ना मतलब कि मानने को ही तैयार नहीं हो, तो उसमें सुधार की गुंजाइश कम हो जाती है। लेकिन इस बार जो जो इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें अच्छी बात ये है कि जो बातें लगातार मैं आपके साथ भी और अपने चैनल पे भी मैंने कई बार उनके ऊपर वीडियो बनाए हैं, जो उठाता रहा हूं कि सरकारों को, चाहे आप किसी भी दल के हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में सुधार कैसे हो, सबसे पहले प्रयास उसी पे होना चाहिए। दूसरा, जो हमेशा कहा जाता है कि अगर आपके पास अपना पैसा नहीं है, सरकार के पास प्रॉपर टैक्स कलेक्शन नहीं है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, गरीबी है, बहुत कुछ चैलेंजेस हैं और इतने बड़े देश में 144 करोड़ की जब आबादी से ऊपर आपकी आबादी हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि देश में हर आदमी अमीर है। बहुत सारा जो समाज का हिस्सा है वो गरीब भी होता है, उसको सामाजिक और आर्थिक सहायता भी चाहिए होती है, ताकि वो भी एक, जिसको हम ये कह सकते हैं, डिग्निफाइड लाइफ जी सके। ये चुनौतियां हमारे सामने हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यही बातें अगर हम देखें डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इस इकोनॉमिक सर्वे में बहुत जगह पे एक्नॉलेजमेंट किया है और कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेके मैं काफी मुखर भी रहा हूं और अक्सर मैं कहता हूं कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि आफ्टर ऑल पैसा जा कहाँ रहा है, क्यों हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। इस बार इकोनॉमिक सर्वे में वो बातें भी इंडिकेट की गई है कि आफ्टर ऑल जो पैसा लगाया गया या जो प्रयास किए गए, वो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट नहीं मिले। अब वो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सरकार इस बात को ओपनली एक्सेप्ट करेगी, लेकिन जिसको हम कहते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, उसको हमारे दर्शकों को समझना होगा। जी, और जी। इसीलिए जो इकोनॉमिक सर्वे है या जो आज जैसे हमने चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए इन चर्चाओं का महत्व हो जाता है कि जो चीजें सरकार नहीं बता रही है और नहीं भी बताएंगी, क्योंकि उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होता है। तो थोड़ा-सा खुल कर के बताइए साहब कि गुंजाइश कितनी है और कौन-कौन से ऐसे सेक्टर आपको लग रहे हैं, जिनको एड्रेस करेगी मोदी सरकार? देखिए, मुझे जो याद आता है 2013 में 2014 में जब संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और उसमें सेंट्रल हॉल में अडवाणी जी भी थे, मुरली मनोहर जोशी से लेकर के तमाम लोग थे। जब इनको नेता चुना गया और इनका संबोधन हुआ तो अ, उनका कहना ये था कि हमारी सरकार जो है, वो गरीबों की सरकार होगी और हम गरीबी पर ही फ़ोकस करेंगे। जो अंत्योदय या कह लीजिए कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी हम चिंता करेंगे। विजय जी, इस बार हमने चुनाव में देखा है कि जिस गरीब-गुरबा की ये लोग बात करते रहे, जिनको 80 करोड़ जनसंख्या को पिछले कई साल से भोजन भी दे रहे हैं, वही सबसे बड़े लाभार्थी भी रहे हैं। अ, आयुष्मान योजना हो, आपका पेयजल हो, अ, बिजली कनेक्शन हो, गैस कनेक्शन हो, घर देना हो, सब उसी वर्ग को दिए हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका एक बड़ा भाग छिटक गया है और वही वजह है कि 240 सीटों पर ये सिमट गए हैं। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि तीसरी सरकार का जो पहला बजट होगा, ये उसी दिशा में और हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या जिसको हम मध्यम वर्ग कहते हैं, जो कई सालों से इंतजार कर रहा है इस सरकार से, खास तौर से मोदी से, कि कुछ
राहत उनके भी हिस्से में आएगी, तो किस तरीके से ये संतुलन साध करके आगे बढ़ेंगे? सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सरकार के बजट में कल देखनी होगी और उसका रिफ्लेक्शन मैं इकोनॉमिक सर्वे में भी आपसे चर्चा करूँगा। देखिए, सरकार के पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है उनके टैक्स रेवेन्यू, और टैक्स रेवेन्यू के आधार पे जब सरकार के पास जो भी टैक्स आएगा, करीब 15-20 लाख करोड़ के आसपास जो भी बनता है, जीएसटी क्योंकि बढ़ गया है, फिर कैपिटल गुड्स है, फिर इनकम टैक्स है, वगैरह वगैरह। कल जो टैक्स कलेक्शन का डेटा आएगा उससे हम उन चीज़ों को और डिटेल में एनालाइज करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि जो आपने सवाल उठाया चुनाव को, पहले हम उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन समझते हैं और फिर उसको बैकवर्ड इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे और फिर उसका बैकवर्ड हम कल बजट में देखेंगे। जी हाँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रही? मुद्दा था महंगाई का लेके, कि भाई देश में महंगाई बहुत हो गई है और सरकार कुछ कर नहीं रही है। हालांकि नंबर को लेके होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नंबर ले लेके हम लोग बात करते रहे और सरकार की तरफ से दलील ये आती रही कि देखिए नंबर तो कंट्रोल में है और कांग्रेस से कम है, बीजेपी के शासन में, वगैरह वगैरह। देखिए, आज की दुनिया में बात बहुत सिंपल है कि आप नंबर, कैलकुलेशन कुछ भी करिए, सवाल इस बात का है कि क्या महंगाई आम जनता को चुभ रही है या नहीं चुभ रही। पहली बात, बहुत सिंपल आंसर था कि महंगाई चुभ रही है। तो जितने लाभार्थी थे जिनका जिक्र आपने किया, उन्होंने कहा ठीक है आपने घर तो दे दिया, लेकिन उस घर में बैठ के जब मैं खाना बनाता हूं तो मेरी मुसीबतें बढ़ जाती हैं क्योंकि मेरा घर नहीं चल रहा। तो जो आपने उस लाभार्थी को एक घर बना के दिया, वो एक लिमिट के बाद वो घर में वो कंफर्ट नहीं आता बिकॉज ऑफ महंगाई। तो आदमी जो डे टू डे पेन झेलता है वो उसके टेस्ट को बिगाड़ देती है और इसका खामियाजा इलेक्शन में सरकार को उठाना पड़ता है। अब सवाल इस बात का है कि ये महंगाई हुई क्यों? जो मैं बार बार कह रहा था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम हमारा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में स्टेग्नेशन आ गया है। सरकार इस बात को सीरियसली ले, बार बार इस गलतफहमी में ना रहे कि सब कुछ ठीक है, फूड गोडाउन्स भरे हुए हैं, वगैरह वगैरह। जबकि इस इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने इस बात को मान लिया है कि फूड प्रोडक्शन स्टेगनेंट है, जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, और स्टेगनेंट के लेवल पे है। अगर मैं आपको 2014 का आपने जिक्र किया था, उस 2014 की मैं आपसे बात कर रहा हूं। 2014 और 2024 के बीच में हिंदुस्तान की आबादी करीब 27% बढ़ गई, जबकि फूड प्रोडक्शन मात्र 17% बढ़ा। ये हम सिर्फ ह्यूमन फूड की बात कर रहे हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे देश में पशुपालन भी है, लाइव स्टॉक भी है, जिसको अनाज चाहिए खाने के लिए। सवाल इस बात का है कि ये जो इन्फ्लेशन है, मान लीजिए कि दूध महंगा हो गया, अंडा महंगा हो गया, मुर्गी महंगी हो गई, जब सारी चीजें सो कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन महंगा हो गया तो अल्टरनेट हम मानते हैं कि चलो जब नॉन वेज महंगा हो गया तो लोग वेजिटेरियन बनेंगे। लेकिन वही सरकारी डेटा अगर आप इकोनॉमिक सर्वे में देखते हैं तो वो कहते हैं इस बार दालों का प्रोडक्शन कम हुआ है, तो दालें महंगी होंगी, क्योंकि प्रोटीन सोर्स तो जो आदमी दोनों चीजें खाता है, वेज और नॉन वेज, उसके लिए या तो अंडा मीट है या दालें हैं। अंडा मीट इसलिए महंगा हो गया क्योंकि मक्का नहीं, और जब उसको छोड़ के मैं दाल खाने आता हूं तो दालें महंगी हो गई क्योंकि दालों का उत्पादन पिछली बार से कम हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि भाई महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? तो जो सवाल आपने उठाया, अब उसका रिफ्लेक्शन हमको बजट में देखना चाहिए। अब सरकार ये कहेगी देखो हमने एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए पैसा एलोकेट कर दिया। भाई वो तो आप पहले से ही कर रहे थे, हर साल 10-15 हजार करोड़ रुपए आप एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम पे खर्च करते हो, लेकिन वो पैसा जा कर रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? दालों का उत्पादन पिछले 7-8 साल में स्टैग्नेंट क्यों है? 1 साल 2 साल बढ़ा बीच में, उसके बाद फिर नीचे आने लग गया, फिर हमें आयात करना पड़ा। तेल हम 70% खाने का तेल आयात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो सबसे बड़ी चुनौती थी इस चुनाव के अंदर फूड इन्फ्लेशन की, उसको इस इकोनॉमिक सर्वे में एक्सेप्ट किया है। अब बजट में यह देखना होगा कि बजट में ऐसा क्या प्रावधान किया जाता है जिसके कारण हम इस बात को समझें कि हाँ सरकार सीरियस है
और इसके ऊपर एक्शन प्लान तैयार है, और ये रिसोर्स एलोकेशन या पैसे का आवंटन जो हुआ है वो उस दिशा में सही कदम है। तो ये तीनों चीजों को हमको जोड़ के देखना होगा। प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम समझ आ गई, इकोनॉमिक सर्वे ने बता दिया हाँ प्रॉब्लम है और क्यों है ये भी हमें पता लग गया। अब समाधान बजट में निकलता है या नहीं, अब इसकी चर्चा और इस पे बात करना अलग एक मुद्दा जी। दूसरा जो बड़ा मुद्दा था वो था रोजगार का, और हम इस बात को कह रहे हैं कि देखिए रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहे इस देश में। रोजगार इसलिए इस देश में नहीं बढ़ रहे क्योंकि आयात बढ़ रहा है। जब आप इंपोर्ट की बात करते हो तो इस देश में आयात बढ़ रहा है, तो जब आयात बढ़ेगा इसका मतलब ये है कि लोग यहां पे मैन्युफैक्चरिंग ना करके लोग कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम तो बना बनाया माल लाएं और बेचें। अब सवाल इस बात का है कि आपके पास एक तो पैसा नहीं, दूसरा सरकार 2 करोड़ जॉब क्रिएट कर ही नहीं सकती। ना सरकार को इतने लोगों की जरूरत है, ना सरकार के पास पैसा है। दोनों ही समस्या है, दोनों ही क्लैरिटी। अब जॉब क्रिएट करेगा प्राइवेट सेक्टर, एमएसएमई मेनली, क्योंकि बड़ी कंपनियां तो कंप्यूटराइजेशन, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स पे जाएंगी। तो जो एमएसएमई सेक्टर है वो आपके यहाँ पे रिश्वतखोरी से, इंस्पेक्टर राज से परेशान है। तो सवाल अब इस बात का है कि दोनों ही मुद्दों पे भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे ने इस बात को मान लिया है कि समस्याएं हैं। ये एक अच्छी बात है। अब समाधान दे पाएंगे या नहीं ये अलग चीज है, और उसके लिए हमें अब थोड़ा और इंतजार करना होगा। विजय जी, ये अगर हम इस सर्वे को देखें तो क्या कहीं ये संकेत मिलते हैं कि साहब ये भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन जो है वो कृषि को मान रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या कृषि नीतियों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है इस समय? देखिए सर, कृषि नीतियों पे तो विचार होना ही चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है कि जो कृषि है वो स्टेट सब्जेक्ट है संविधान के हिसाब से, तो केंद्र सरकार ज्यादा दखल दे नहीं सकती। कृषि व्यापार संबंधित कानून सरकार बना सकती है, लेकिन कृषि संबंधित कानून नहीं बना सकती, इसमें फर्क है। और आपने देखा होगा कि कृषि व्यापार संबंधित जो कानून बनाए गए थे उनको लेके हंगामा हुआ था। जब उनको लेके हंगामा हुआ तो अब हंगामा किन्होंने किया? उन्होंने, जिनको पुराने घटिया कानूनों से, जिसमें किसानों का शोषण होता है, कस्टमर का शोषण होता है, बिचौलिए मजा करते हैं, अब वो बिचौलियों के पास क्योंकि पैसा है, उन्होंने ला के लोगों को बॉर्डर पे बैठा दिया, उनको खाना वाना खिलाया, दारू वारू पिलाई, और हमारे कोर्ट्स ने बिना सच्चाई को जाने उस पर स्टे दे दिया। वो स्टेलमेट हो गया। ना सरकार की तरफ से कोई आगे का सुझाव आया, ना राज्य सरकारों को, और ऑपोजिशन तो ऐसे मौके की ताक में रहता ही है कि देश जाए भाड़ में, हमें तो अपनी राजनीति से मतलब है और किसान से अच्छा वोट बैंक क्या हो सकता है। तो सब किसान के पीछे खड़े हो गए, चाहे वो गलत डिसीजन था किसान नेताओं का। आज भी आप उन किसान नेताओं से पूछ लो, अब तो 3 साल हो गए, आज भी मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ, यार एक लाइन तो बता दो जो खराब थी, किसानों के हित में नहीं थी, एक लाइन तो बता दो। उनके पास जवाब नहीं। तो कहने का मतलब ये है सर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि सुधार की तो जरूरत है, नहीं तो किसान का भला नहीं होगा। जिस एपीएमसी जब तक रहेगा किसान का भला नहीं हो सकता, क्योंकि जो आदमी वहां पे बैठ के दलाली कमाना चाहता है वो अपना फायदा देखेगा या किसान का फायदा देखेगा? वो तो किसान से 10 रुपए में लेगा और आगे 20 में बेचेगा। अब बहुत सारे भाई किसान नेता कहते हैं नहीं नहीं वो व्यापारी क्यों खरीदेगा, कस्टमर खरीदेगा। अरे भाई वो उसका भाई खरीद लेगा, बेटा खरीद लेगा, दोस्त खरीद लेगा। अगर हमारे किसान नेताओं को धंधा समझ में नहीं आता है कि कैसे उनको मूर्ख बनाया जाता है, तो उनको थोड़े अपने ज्ञान का बढ़ावा करना चाहिए। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि ये राजनीतिक निर्णय है। अब आपको पता है कि बड़े बड़े निर्णय राजनीति के चक्कर में आके बलि चढ़ जाती है और देश वही का वही है। तो अब सवाल इस बात का है कि क्या सुधार होगा? जरूरत तो है, होगा। अब ये डिपेंड करता है कि तीसरे चरण में इतना बड़ा चोट खाने के बाद, मेजॉरिटी खोने के बाद,
क्या मोदी साहब अभी जो आप देख रहे हैं, हम कावड़ के टाइम पे जो एनडीए के घटक दल हैं वो अपनी जिसे कहते हैं माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के चक्कर में वो कहते हैं जी आपको आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं है। भाई डर किस बात का, क्या छुपाना चाहते हो? भाई आप अपने विजिटिंग कार्ड पे नाम लिखते हो ना, क्यों बनवाते हो? अपने ऑफिस के आगे नाम बोर्ड लगाते हो ना, क्यों लगवाते हो? सारे जो लोग हैं, नेता हैं, वो अपनी नेम प्लेट हटवा दें घरों के आगे से, प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको गुमनामी में जीने का शौक है तो ये नेता अपने घर के आगे से नेम प्लेट क्यों नहीं हटा देते? केवल धंधा करने के लिए पहचान छुपा लो। तो वही है ना, तो आपको जहां पे फायदा है वहां पर अपनी नेम प्लेट दिखाओ, जहां आपको फायदा नहीं है वहां से नेम प्लेट हटा दो। तो अब ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोगली राजनीति अगर चलती रहेगी तो देश में वही होगा जो हो रहा है सर। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इस बार बहुत बोल्ड डिसीजन मोदी सरकार लेगी। हालांकि कहा तो था उन्होंने कि हम बड़े डिसीजन लेंगे, अब कितने ले पाएंगे अब ये तो कल ही पता लगेगा। मैं ये संभावनाएं व्यक्त करने के लिए तो नहीं कहूंगा आपसे कि साहब किन किन क्षेत्रों को एड्रेस किया जाएगा, ज्यादा जोर दिया जाएगा, पर मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि एक आदर्श बजट इन स्थितियों परिस्थितियों में क्या होगा, किन क्षेत्रों को वास्तव में एड्रेस किए जाने की जरूरत है। देखिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट है सर। एक तो बजट का पर्पस ये होता है कि किस क्षेत्र में कितना पैसा एलोकेट किया जाए, और दूसरा होता है कि जो पैसा एलोकेट किया जा रहा है उसका रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। और तीसरा, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो सरकार ज्यादा परेशान ना हो और वहां पे प्राइवेट सेक्टर को भागीदारी के लिए आकर्षित किया जाए और प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्ट करे, ताकि जो सरकार का लिमिटेड रिसोर्स है वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की, वहां पे डाइवर्ट किया जा सके। तो किसी भी बजट के ये 3 या 4 आयाम होते हैं, और उसको अगर आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखते हैं, 2047 की जो बात हो रही है, आपको 2024 भी देखना है और 2047 भी देखना है। आप उससे सिर्फ पहले 47 उससे पहले 2027 2029 भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कई तो सर चुनाव 2000 मैं तो 2024 की बात कर रहा हूं। अगर हमने 2024 को सही कर लिया तो 27 और 29 ठीक हो जाएंगे। सही। कहने का मतलब ये है सर, अभी भी लोगों को आज भी खाना खाना है, तो जो चीजें लोगों को रोजमर्रा तंग करती हैं, जैसे फूड इन्फ्लेशन है, करप्शन है, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में नासुर बनी हुई। इन दोनों को एड्रेस करने के लिए एक जगह आपको पैसा चाहिए और दूसरी जगह आपको कानून बदलने चाहिए। सिर्फ पैसा एलोकेट करने से काम नहीं होगा। दूसरा, जैसा मैंने पहले भी कहा सर, कि आपको 2047 के लिए अभी से फाउंडेशन बनाना है। और साहब, जो मूल प्रश्न था कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन पर सरकार को फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस सर्वे में कहा गया है कि साहब बेरोजगारी में गिरावट आई है, महंगाई में कमी आई है, कर्ज घट रहा है, ये सारी चीजें, और दुनिया में हम सबसे तेज गति से विकास कर रहे हैं। ये तो सारी गुड़ी गुड़ी सी बातें हैं, पर कुल मिलाकर के आपको लग क्या रहा है, किन क्षेत्रों पर अभी फोकस करेंगे ये इस बजट में? देखिए, सरकार के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं है। आपका 90% बजट तो ऑलमोस्ट फिक्स है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भारत सरकार को अपने कानून इसलिए बदलने चाहिए कि 10 रुपए से देश का सुधार नहीं हो सकता। अब इस 10 रुपए में अगर प्राइवेट कंपनी आके 50 रुपए जोड़ दे तो अब आपके पास 60 रुपए हो जाएंगे, तो आप देश में तरक्की का रास्ता खोल सकते हो। तो हम लोगों ने जब तक प्राइवेट कैपिटल को इज्जत देना नहीं सीखेंगे हम लोग, तब तक हिंदुस्तान का भला नहीं होगा, क्योंकि सरकार के पास तो पैसा है नहीं। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और हम भी और सभी दर्शक भी, पूरा देश बजट पर निगाह गड़ाए हुए है, क्या आता है, क्या निकलता है पिटारे से।
उस पर नज़र रहेगी और फिर इस पर चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे कि क्या-क्या है, दिशा क्या है, उम्मीदों पर कितना खरा उतर रहा है। आम आदमी को, जिसको हम मध्यम आय वर्गीय परिवार कहते हैं, उनको राहत देने वाला है या फिर से उनको हताश और निराश करने वाला है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम।